ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम हमारे आगे के गैप के प्रिंसिपल्स। तो है प्रेडिल्स कंजर्वेटिज्म एक्सरसाइज कॉशन एंड अवॉइड ओवर स्टेटमेंट। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है जब हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हम स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जो भी हम एंट्रीज है उसको फिल करते हैं। ठीक है, तो आज ये हमने पर्टिकुलरली खरीदा, परचेसेस हुए, तो उसकी एंट्री हम लिखेंगे। अच्छा, तो कल हमारा इतना इतना जो भी स्टॉक है वो सेल हो गया, तो उसकी हम एंट्री लिखेंगे। फिर हमने कोई एसेट को सेल किया, उसकी हम एंट्री लिखेंगे। तो जो भी XYZ पूरे ऑपरेशंस में एंट्रीज, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके एंट्रीज हम लिखते हैं, वो ओवर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, वो एंट्रीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिपीट होंगी तो दिक्कत होगा, या फिर कोई एंट्री एलिमिनेट हो गई तो दिक्कत होगी, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें कॉशन के साथ हमारे अकाउंटिंग करनी चाहिए कि कुछ भी फिर से डबल डबल हमें एंटर नहीं करना है। तो फिर एंडिंग में जब आप उसके रिजल्ट देखोगे, उसके प्रॉफिट्स देखोगे, जो भी अगर जनरेट हुआ है, लॉस जनरेट हुआ है, जो भी है वो आप देखोगे, तो वो गलत होगा, राइट, उसमें एरर होगा। क्यों? क्योंकि हमने फिर से रिपीट एंट्रीज की हुई है, या फिर हमने कोई एंट्री एलिमिनेट कर दी है, हमने लिखा ही नहीं है कोई चीज को। ऐसे होता है, हम आगे आगे देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है आगे आगे, जो आप एक्चुअल में रिलेट कर पाओगे चीजों को, और आप समझ पाओगे कि एक्चुअली रियल टाइम में जब आप बाहर जाओगे, जब आप वर्किंग होंगे, ठीक है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे, कोई कॉर्पोरेट ज्वाइन करोगे, ठीक है, फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब आप उसको फील करोगे कि हाँ, ये रियल टाइम सिनेरियो में कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, फिर आती है कंटिन्यूटी। वैल्यूज अज्यूम ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो बहुत बार हम जो बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, हम जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस को जो चला रहे होते हैं, वो एक ऐसे ऑनगोइंग जो प्रोसेस हमने देखा था कि हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो बंद नहीं होगा, उसको हमें रेगुलरली ऑपरेट करता रहना है और चलते ही रहना चाहिए प्रोसेस। तो उसको हम कंटिन्यूटी में देखेंगे। फिर है पीरियोडिसिटी, टाइम्ड रिपोर्टिंग, क्वार्टरली और एनुअली। तो उसमें हमें, जैसे हमने देखा पहले कि पता, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हमें जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसको कभी कभी हमें कुछ कुछ स्टेटमेंट रेगुलरली भी दिखाने पड़ते हैं हमारे सीनियर्स को, कुछ कुछ वीकली, कुछ कुछ मंथली, कुछ कुछ क्वार्टरली और कुछ कुछ एनुअली। तो ये पीरियोडिकल बेसिस पे होता है। ऐसे नहीं कि आज मैंने कर लिया, चलो कल मेरा मूड नहीं है तो मैंने नहीं किया, परसों मैंने कर लिया, फिर मैं कुछ हाफिजेट बना के सबमिट कर रही हूँ, मैंने सीनियर्स को दिखा रही हूँ, स्टेक होल्डर्स को दिखा रही हूँ, तो दिस विल नॉट वर्क। हमें टाइमली बेसिस पे कंसिस्टेंटली सब कुछ क्रिएट करना पड़ता है, और जो भी हमारे पीरियोडिसिटी है, जो भी हमारी कंपनी अडॉप्ट करती है रेगुलेशन, या जो भी पॉलिसी या जो भी प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से हमें हमारे रिपोर्ट्स को दिखाना है। ठीक है, फिर है मटेरियलिटी, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंट टू यूजर्स डिसीजंस। तो क्या होता है, जो भी हमने अकाउंटिंग की है, जो भी हमने प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करके चीजों को किया है, ठीक है, प्रॉपर जो भी हमने स्टेटमेंट क्रिएट किए हैं, वो हमें हमारे जो भी यूजर्स है उनको जब भी उनको उसकी जरूरत है, उनको हमें वो डिस्क्लोज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्वेस्टर है जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसको स्टेटमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो ही वो देख पाएगा, एनालाइज कर पाएगा कि ओके, ये कंपनी ऐसे ऐसे चल रही है, इसके ऑपरेशंस है, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हुए थे, ये टाइम पे इतने प्रॉफिट हुए थे, इतने सालों में उसने इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, ऐसे ऐसे ये काम करता है, ये चीजों में उसने इन्वेस्ट किया है, ऐसे ग्रोथ दिख रही है। ये सब बहुत बार जो एकदम एनालिस्ट वगैरह होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऐसे वे में एनालाइज करते हैं कि सिर्फ रेवेन्यू नहीं देखा जाता, बाकी के भी एस्पेक्ट्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो वो तभी ही यूजर्स, तभी हमारे जो इन्वेस्टर्स है वो हमें इन्वेस्ट करेंगे जब वो देखेंगे कि ये पर्टिकुलरली, ये कंपनी पर्टिकुलरली ऐसे ऑपरेट कर रही है और ये फ्यूचर में बेनिफिशियल होगी मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए उनको हमारा जो भी स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचनी चाहिए। फिर है एटमोस्ट गुड फेथ, ऑल पार्टी शुड एक्ट विद इंटीग्रिटी। तो ये काफी क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव में आ जाता है कि किसी को भी कुछ गलत काम नहीं करना है। ठीक है, अगर एक इंसान, समझो अभी हमारे कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हमने देखा कि एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, इंटरनल होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो मुझे लगता है कि जो मेन एस्पेक्ट है एक कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉयज सब कुछ कर रहे होते हैं,
ठीक है। हायर अथॉरिटीज तो होते ही है जो पर्टिकुलर डिसीजंस लेते हैं या मॉनिटर करते हैं चीजों को, लेकिन जो मिडिल लेवल पे या लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके हाथ में मैक्सिमम काम होता है और उनको वो पूरा काम जो भी उनको दिया है वो एकदम क्या बोलते हैं इंटीग्रिटी के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है। अगर वो कुछ गड़बड़ करते, कुछ गलती करते तो फिर वो बहुत सारी चीजों को हैम्पर कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स है वो भी कतराते हैं हमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर वो हमारे सप्लायर्स हो, हमारे क्रेडिटर्स हो या फिर हमारे स्टेक होल्डर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, डिबेंचर होल्डर्स हो, तो जो भी हमारे इन्वेस्टर्स है वो नहीं करेंगे हमें इन्वेस्ट अगर हम लोग कि सही से काम नहीं कर रहे। और जो बाकी एक्सटर्नल हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनको भी कुछ भी गलत कुछ करना नहीं है, कुछ कंपनी को हैम्पर हो या फिर उनको एज ए इंडिविजुअल बाद में कुछ इशू क्रिएट हो जाए तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना। यही बोला है इस पॉइंट में। फिर आते हैं की प्रिंसिपल्स पे। की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है हमारे? हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज एक्विजिशन कॉस्ट, प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे एसेट्स की वैल्यू, कोई लायबिलिटी, हम कुछ ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, ठीक है। आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज मेरे इतने एसेट्स है, मैंने इतना इतना कर्जा लिया, ये मेरी लायबिलिटीज है, बस हो गया, ऐसे नहीं होता है। हम जब बिजनेस हम रन कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तब हम बहुत सारी चीजों को परचेज करते हैं एज एसेट, राइट। बहुत सारी चीज हमारे लिए एज अ रिसोर्स है, एज एसेट है, तो हम नई चीजें लाते हैं हमारे बिजनेस में और हमें फंड्स के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है बहुत बार, तो हम बोरोइंग्स भी करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए लायबिलिटी भी या लोन्स लेते हैं तो लायबिलिटी भी इनकार होती है। तो ये कंटिन्यूस बेसिस पे होता है, तो हमें उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जो वैल्यू है वही रिकॉर्ड करनी है, कुछ मैनिपुलेट नहीं करना है, ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर मशीनरी 40,000 की है तो उसमें 50,000 नहीं दिखाना है या 30,000 नहीं दिखाना है, जो उसकी वैल्यू है वही वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करना है हमारे अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन और नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो समझो फॉर एग्जांपल कि हमने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा है उसको आज सेल किया, ठीक है, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर कस्टमर है उसने बोला कि मैं आपको आज पे नहीं कर पाऊंगा और मैं आपको 2 दिन में पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो हमारा रेगुलर कस्टमर है, रेगुलरली वो हमारे इधर परचेसेस करते हैं, तो कंपनी से ओके, ठीक है, आप 2 दिन में पे कर देना, ठीक है। फिर क्या होता है बेसिकली कि जो वो 2 दिन के बाद पे करने वाला है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमने आज सेल किया, रिकॉर्ड तो हम आज के डेट पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये ही लिखा है यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कि जो भी हम रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं उसको अगर मैं आज प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ठीक है, भले मुझे 2 दिन के बाद कैश रिसीव होगा, जो भी है पैसा रिसीव होगा, लेकिन मुझे रिकॉर्ड को एंट्री आज के दिन पे ही करनी है। तो ये बात है कि जब कैश रिसीव होता है तब रेवेन्यू नहीं माना जाता, जब हमने प्रोडक्ट सेल किया और जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जब वो डील हुई है, तब उस दिन को उस टाइम को हम लोग उस टाइम के रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करेंगे, उसको हम लोग रेवेन्यू मानेंगे, ठीक है। जिस दिन पे कैश आएगा उसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। फिर है मैचिंग प्रिंसिपल, लिंक एक्सपेंसेस विद रिलेटेड रेवेन्यू। तो जो हमारे एक्सपेंस है और जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसमें कुछ मेल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ इक्विपमेंट या टूल्स या मशीनरी खरीदी, ठीक है, और मैं उसको यूज कर रही हूँ रेगुलरली, और वो यूज करने के वजह से मैंने वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को बनाया है और वो प्रोडक्ट में बेच के रेवेन्यू जनरेट कर। ऐसा कुछ है कि मैंने कोई मशीनरी खरीदी और वो यूज में ही नहीं है, ठीक है, उसका बस मैं मेंटेनेंस भरे जा रही हूँ लेकिन वो यूज नहीं होती, ठीक है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई उसका इश्यू आ रहा है और उस पर एक्सपेंस हमारा लग रहा है क्योंकि उसको मेंटेन करना है, ठीक है। फिर एक तो हमने मशीनरी खरीदी, उसका एक्सपेंस, उसको इंस्टॉल करा के लिया, उसका एक्सपेंस, फिर उससे ट्रायल रन किया, उसका एक्सपेंस, फिर उसके बाद हम उसको अभी ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। अभी करंटली हम पता नहीं, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मशीनरी है इसलिए हम ऑपरेट नहीं करेंगे, जो भी XYZ रीजन की वजह से हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और जो भी है हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो हमने एक्सपेंस किया था उसका तो यूज ही नहीं हुआ ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसको मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं या फिर जो भी हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो रिलेटेबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। फिर फुल डिस्क्लोजर, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड वाया नोट, स्टेटमेंट और
के लिए। तो जो भी हमने डिस्कस किया था, एक तो डिस्क्लोजर ये भी होता है कि हमने जो भी रियल टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी चीजें हुई है, हमने एक्सपेंसेस इंकर किए हैं या लॉसेस इंकर किए हैं या हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है, या फिर हमें प्रॉफिट मिला है, तो वो सब कुछ हमें प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो एक हो गया। और दूसरी बात, जो भी हमने अकाउंट्स में लिखा है वो टाइमली बेसिस पे जब भी हमारे यूजर्स को उसकी जरूरत है तब हमने उनको भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, ताकि वो जो भी है वो हमें इन्वेस्ट कर सके, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, जो भी वे में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एज ए कस्टमर है तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेके हमें इन्वेस्ट करेगा, अगर वो क्रेडिटर है तो वो हमें हमें पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, जो भी इक्विपमेंट है जिसकी हमें जरूरत है वो हमें देगा, ठीक है। और उसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे। अगर डेटर है तो हम लोग पर्टिकुलर उनको चीजें देंगे और वो लोग हमें पेमेंट लेटर करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। और अगर स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, तो वो हमारे शेयर खरीदेंगे हमारे कंपनी को देख के। और अगर डिबेंचर होल्डर्स है तो वो हमको लोन प्रोवाइड करेंगे। लेंडर्स भी होते हैं, वो भी हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली उस टाइम पे जिस टाइम पे उनको जरूरत है हमारी इन्फॉर्मेशन की, जिस टाइम पे वो हमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उस टाइम पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। यही बोल रहा है पॉइंट कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। ओके, आई होप you people are getting all of this concept। कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। हम एक डिफरेंशिएशन करेंगे गैप का और आईएफआरएस का। तब तक के लिए आप ये नोट करो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं आईएफआरएस और जीएएपी गैप के साथ, ठीक है। तो आईएफआरएस क्या है? स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं, एक तो इसके अंडर करते हैं, इसके रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स के अंडर या फिर इसके रूल्स के अंडर, ठीक है। तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। इसलिए ये इंटरनेशनल है, ये ग्लोबली यूज किया जाता है और ये हमें पता ही है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये 144 कंट्रीज में यूज किया जाता है, अडॉप्ट किया है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है और कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू द गैप। ये थोड़ा सा लेस ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल और कंसिस्टेंट, ठीक है। ILFO मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये जो मेथड होती है ये स्टॉक्स में होती है, इन्वेंट्री में होती है, ये यूज नहीं करते। अब ये क्या मेथड होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट? फॉर एग्जांपल कि आपका एक वेयर हाउस है, ठीक है, तो आप मतलब आप पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर भी हो और आप वही आपका जो भी गुड्स है उसको सेल भी करते हो, ठीक है, मतलब ओवरऑल आप ही करते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने मैन्युफैक्चर करके, हम जो बिस्किट आप मैन्युफैक्चर करते हो, लोगों को लगेगा मेरे बिस्किट्स काफी महंगे हैं, लेकिन मैं बिस्किट के एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। चलो चॉकलेट्स ले लेते हैं, सब लोग चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरर है और फिर हम उसको, हमारा ही ब्रांड है और हम भी खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, हम ही खुद सेल करते हैं, ठीक है। तो हमने चॉकलेट्स को मैन्युफैक्चर किया, अभी पूरे सारे एक साथ तो नहीं बिकेंगे, तो हम उनको क्या करेंगे, बॉक्स में स्टोर करेंगे, ठीक है। जो भी पैकेट्स में उसको पैकेजिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, फिर उसको बॉक्स में डालेंगे, कार्टन्स में डालेंगे। कार्टन्स को पर्टिकुलर एक समझो एक कार्टन में मेरे फॉर एग्जांपल ले लो 500 चॉकलेट्स रहते हैं, तो 500 चॉकलेट्स का एक मैंने कार्टन बनाया, ऐसे बहुत सारे कार्टन बनाए और मैंने मेरे गोडाउन में, वेयर हाउस में रख दिया, ठीक है। अभी मेरा जो गोडाउन है, ठीक है, वो गोडाउन में मैंने सब भर दिया, ठीक है। अभी मेरा पूरा गोडाउन भर, अभी मेरा जो गोडाउन है उसमें एक ही दरवाजा है, ठीक है, अभी एक ही दरवाजा है। तो मैंने जो लास्ट भरा था, ठीक है, अभी मेरे पास आ गए जो भी होलसेलर है कि अभी आपका जो भी प्रोडक्ट है हमें दे दो, हम लेके जाए खरीदेंगे। फिर मैं क्या करूंगी, एक ही दरवाजा है, उसको खोलूंगी, ठीक है। तो जो भी मेरे पास जो भी कार्टन होगा, वो कार्टन तो मैंने लास्ट में डाला होगा, ठीक है। तो लास्ट में डाला हुआ कार्टन था, लास्ट इन किया हुआ था, उसको लास्ट में डाला हुआ कार्टन मैंने फर्स्ट बाहर निकाला, क्योंकि मेरे पास एक ही दरवाजा है, एक ही डोर है। तो जो भी मैं दरवाजा खोलूंगी, मुझे लास्ट डाला हुआ कार्टन दिखेगा, मैं उसको बाहर निकालूंगी, वो मैं बेच लूंगी। तो ये प्रोसीजर होता है, ये स्टॉक्स में, इन्वेंट्री में होता है कि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो क्या करेंगे, अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे? तो बहुत सारे वेयर हाउस को 2 डोर्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी हम भर रहे हैं सामान अंदर, वो उस दूसरे गेट से खुलेगा। तो जब दूसरे गेट से खुलेगा तो जो आपने फर्स्ट डाला है
फर्स्ट इन किया है वो फर्स्ट आउट होगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, तो यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही यूज करते हैं। ठीक है, जो आपने पहले कार्टन डाला था वो पहले निकाला जाएगा, वो पहले बेचा जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में कार्टन आपने डाला था एक ही डोर है तो वहीं से निकालना पड़ेगा, तो हम वहीं से निकाल। तो ये यहाँ पे चलता है गैप में, यूज कर सकते हैं इस मेथड को, लेकिन इसमें हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली जो पहला डाला हुआ है वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा ना बहुत टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास होलसेलर आया, उसने मेरे से खरीदा जो भी है कार्टन, समझो 5 कार्टन खरीदे मैंने, एंडिंग के लास्ट वाले 5 कार्टन निकाले, उसको बेच दिए। ठीक है, फिर वापस समझो 10 दिन बाद आया मेरे पास कोई, तो फिर से मेरे पास जो लास्ट कार्टन थे वो मैंने निकाले, उसको बेच। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट कार्टन था वो तो 1 महीना तक 2 महीना वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो दिक्कत कर सकता है। ठीक है, फिर वो चॉकलेट मेल्ट हो सकते हैं या जो भी है, उसको दिक्कत आ सकती है, खराब हो सकते हैं, जो भी है उसकी ऐसे होता नहीं है, शेल्फ लाइफ वगैरह होती है पर्टिकुलर, लेकिन जो भी है अगर आप फर्स्ट जो बना रहे हो अगर वो फर्स्ट आप सेल करोगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट का ऑप्शन नहीं है, मेथड नहीं है, यहाँ पे वो यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर आता है ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है और ये रूल बेस्ड होता है। ठीक है, इसको कौन इशू करता है? ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को कौन इशू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसके अंडर ये चलता है। वेराज गैप को कौन इशू करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल है, ये ग्लोबली चलता है, वर्क करता है, तो इसलिए ये इंटरनेशनली इशू किया जाता है। वेराज ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के अंदर आता है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक है, या बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि IFRS क्या है और गैप क्या है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो और हम फिर कंटिन्यू करते हैं नॉन गैप और गैप का एक डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं नॉन गैप और गैप के डिफरेंस को। क्या है इसका डिफरेंस देखते हैं। गैप हमने देखा, जो भी हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, जो भी रूल्स वो गैप के अंडर आते हैं। अगर कोई गैप नहीं फॉलो करता है, नॉन गैप के अंडर आता है, नॉन गैप यूज करता है, तो क्या क्या डिफरेंस है? सबसे पहले गैप एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जो हमने देखा, और नॉन गैप नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। ठीक है, मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी, ये मैंडेटरी है, इसको यूज करना ही है। नॉन गैप मैंडेटरी नहीं है, कभी कभी उसकी जरूरत ही नहीं होती है, इसलिए नॉट रिक्वायर्ड लिखना। ठीक है, वो नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, एंश्योर कंसिस्टेंसी, रिजल्ट्स कैन वेरी, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है, जैसे हमने बहुत बार ऐसे रिपीट किया है ये कॉन्सेप्ट को कि जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, सेम मेथड यूज करना चाहिए और कंसिस्टेंटली होना चाहिए। आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, उसके बाद नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। रोज करना है, रोज अकाउंट्स मेंटेन करना है और प्रॉपर उसका पीरियोडिकल रिपोर्ट क्रिएट करना है। राइट, वैसे इसमें नहीं होता है, इसमें रिजल्ट्स वेरी करते हैं। ठीक है, कम ज्यादा होता रहता है, कभी बनाते हैं कभी नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसके रिजल्ट काफी अलग अलग आते हैं। ठीक है, फिर एडजस्ट फॉर कंसर्न एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग आइटम्स, और है रिक्वायर्ड ऑल एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड। यहाँ पे हमने देखा सारे एक्सपेंसेस, सारे इनकम, प्रॉफिट, लॉस, जो भी है सब कुछ जो है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है, जो है वो हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है। यहाँ पे जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन है वो अगर मैं डालूंगी तो ऐसा जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो थोड़ा नेगेटिव वे में दिख सकता है, या तो स्टेटमेंट है वो ऐसा दिखेगा कि अच्छा ओके इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या इसमें ये कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉसेस हो रहा है या यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे अगर कुछ लग रहा होगा तो वो एक्सपेंसेस ये नहीं ऐड करते। ठीक है, उसको नहीं मेंशन करते हैं, ट्रांजैक्शन को दिखाते ही नहीं है, तो ये मैनिपुलेटिव होता है काफी। ठीक है,
फिर है इन्वेस्टर्स व्यू एज मोर कंजर्वेटिव देन रिलायबल रिफ्लेक्ट्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने बताया, जैसे मैनेजमेंट को लगता है बैठ के उस हिसाब से ये सब कुछ नोट डाउन करते हैं, ट्रांजैक्शन लिखते हैं, वैसा स्केड्यूल बनाते हैं, वैसा सब कुछ करते हैं, वैसा अकाउंटिंग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं बेसिकली। जो उनको लगता है ओके ये अच्छा दिखाएगा हमारे बिजनेस को तो ये डालो, ये अच्छा नहीं दिखाएगा तो इसको एलिमिनेट कर दो, इसको मत डालना। ठीक है, तो ये ऐसे बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट लिखना पड़ता है और जो है वही हम उसमें डालेंगे। ठीक है, फिर है मोर फ्लेक्सिबल, काफी फ्लेक्सिबल है ये, और वो हमको स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइन के हिसाब से हमें इसको बनाना होगा। ठीक है, आई होप ये बेसिक है काफी और ये आपको समझ में आया होगा क्या इसका मतलब है। इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे का कंटिन्यू करते हैं।